यहाँ पे हायर एजुकेशन हम PhD कर लेते हैं, उसके बाद भी हमें नौकरियाँ नहीं मिल पाती है। जो वादे किए जा रहे हैं उन्हें निभाया भी जाए, जो एजेंडा जो आप घोषणा पत्र ला रहे हैं हम उन्हीं के आधार पर आपको वोट देते हैं, उनको चुनते हैं हम आपको, परंतु आपका ये दायित्व बनता है कि आप घोषणा पत्र में जो जो वादे करें आप उन्हें पूरा करें। हमारे गाँव है, हम वहाँ सेफ फील करते हैं, पर बाहर जाने के लिए मैक्सिमम टाइम हम सेफ फील नहीं करते। तो सर जैसे कि बात की जाए ना, तो हिमाचल में आधे से ज़्यादा लड़कियां घर से निकलने से बड़ी ज़्यादा कतराती हैं, क्योंकि जहाँ शिमला में जो कांड हुआ ना उसके बाद से और भी उनमें डर बैठ गया है कि हम बाहर जाके कुछ भी नहीं कर सकती हैं। पर यह अस्थायी शिक्षण खंड है, अभी तक इसके लिए हम प्रॉपर एक बिल्डिंग नहीं बन पाई है, जिसकी वजह से हमें भी कई सुविधाएं नहीं मिल पाई। अगर इसकी लाइब्रेरी को देखेंगे तो बहुत ही छोटी सी है। वो कॉलेज भी पढ़ना हो तो वो अपने आसपास के कॉलेज ही चूज़ करती हैं कि इससे आगे हम नहीं जा सकते, हमारे लिए असुरक्षा हो सकती है। जैसे बात की जाए धर्मशाला में, तो यहाँ पे तो महिलाएं काफ़ी सुरक्षित है। आज बोला जाता है कि आज की नारी आत्मनिर्भर है, लेकिन गांव में देखा जाए तो ये स्थिति नहीं है, क्योंकि नारी वहाँ पे वैसे ही पुरुषों के नीचे दबी हुई है, मतलब उनके कहने पे उनको काम करना पड़ता है। इसीलिए जो भी मतलब चुनाव में सरकार आए तो सबसे पहले सरकार का यही दायित्व है कि वो महिलाओं के सुधार के लिए कार्य करे और उनको एक शिक्षा प्रोवाइड करे, जिससे उनको अपने अधिकारों के प्रति वो जागरूक हो। ऑफकोर्स देखा जाए तो हिमाचल के लिए कहा जाता है कि महिलाओं के लिए सबसे सेफ जगह पहले माना जाता। जैसा इन्होंने कहा कि गुड़िया केस हुआ, उसके बाद से मतलब हम लोग भी डरते हैं बाहर जाने के लिए। कि जो बच्चे जैसे जो लोग हैं आजकल हिंदी बोलने में शर्माते हैं, जो इंग्लिश बोलता है तो हमारा मानना ये होता है कि शायद उसमें ज्ञान का अधिक भंडार है, परंतु वास्तव में भाषा एक माध्यम है कम्युनिकेशन करने का। और हम जो है जैसे जापान की बात करें, जो भी आज विकसित विकासशील देश है, वो अपनी भाषा को वर्चस्व देते हैं। और हम भारतीय हैं, हम अपनी ही भाषा को यदि सम्मान नहीं देंगे तो और देश क्या ही देंगे। इसीलिए हमारा दायित्व बनता है कि हम अपनी भाषा का सम्मान करें। बेरोजगारी क्या आपके लिए मुद्दा है? आपको लगता है कि जो युवा हैं उनको रोजगार मिलने में समस्या हो रही है हिमाचल में? जी बिल्कुल, ये तो अगर मैं देश की बात करूँ तो शायद देश के हर युवक के सामने आज ये समस्या सामने आ रही है। यहाँ पे हायर एजुकेशन हम PhD कर लेते हैं, उसके बाद भी हमें नौकरियाँ नहीं मिल पाती है। तो सरकार को चाहिए कि वो ऐसे रोजगार के अवसर प्रदान करे, हमारे लिए ऐसे ऐसे पाठ्यक्रम लेके आए जिनको पढ़ के भविष्य में हमें नौकरी की तलाश ना करनी पड़े, हम नौकरी देने वाले बने। और ऐसे विषयों को लाएं जिससे कि देश का भी आर्थिक विकास हो, मानसिक विकास, हम जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सामाजिक रूप से सशक्त बने, मानसिक विकास हो। तो ये सरकार का दायित्व बनता है कि वो ऐसी परियोजनाएं लेके आएं, कुछ ऐसी लेके आएं, ऐसे विषय लेके आएं जिससे जो क्या रोजगार दे बच्चों के। जैसे हम हिंदी साहित्य पढ़ रहे हैं तो इसमें कि नौकरियों के जो अवसर है वो बहुत ही कम है। तो सरकार को चाहिए कि वो जो बोलियां हैं, जैसे अभी नई शिक्षा नीति आई है उसके अंतर्गत क्या है, देश की जो बोलियां हैं उनको बढ़ावा दिया जा रहा है। तो हमारी यही उम्मीद है कि हिंदी को भी आप उतना वर्चस्व दिया जा रहा है। और आशा करेंगे कि जो बच्चे जैसे जो लोग हैं आजकल हिंदी बोलने में शर्माते हैं, क्योंकि किसी भी ज्ञान का अगर हम देखते हैं कि जो इंग्लिश बोलता है तो हमारा मानना ये होता है कि शायद उसमें ज्ञान का अधिक भंडार है, परंतु वास्तव में भाषा एक माध्यम है कम्युनिकेशन करने का। इसके माध्यम से हम किसी के ज्ञान को जज नहीं कर सकते। और हम जो है जैसे जापान बात करें, जो भी आज विकसित विकासशील देश है, वो अपनी भाषा को वर्चस्व देते हैं। और हम भारतीय हैं, हम अपनी ही भाषा को यदि सम्मान नहीं देंगे तो और देश क्या ही देंगे। इसीलिए हमारा दायित्व बनता है कि हम अपनी भाषा का सम्मान करें, और ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी भी है। आपको लगता है कि जो सरकारें होती हैं, अब चाहे मौजूदा सरकार या इससे पिछली सरकार या जो नई सरकार आने वाली है, शिक्षा और रोजगार क्या इनके एजेंडे में अहम रोल रखता है? आपको लगता है कि कोई भी सरकार इन मुद्दों पर काम करती है? देखिए, यूथ्स की पावर बहुत होती है देश में, तो ये यूथ्स को बोलते हैं कि हम शिक्षा में ये करेंगे, परिवर्तन वो करेंगे, परंतु वो मैनिफेस्टो तक रह जाता है। वो घोषणा पत्र में घोषणाएं करते हैं, परंतु ज़मीनी स्तर पर वो कितनी लागू होती है ये देखने की बात है। देखिए, ये हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इसको 2009 में बन चुकी है ये, पर यह अस्थायी शिक्षण खंड है। अभी तक इसके लिए हम प्रॉपर एक बिल्डिंग नहीं बन पाई है, जिसकी वजह से हमें भी कई सुविधाएं नहीं मिल पाई। अगर इसकी लाइब्रेरी को देखेंगे तो बहुत ही छोटी सी है, तो इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाई है। तो हम चाहते हैं कि जो वादे किए जा रहे हैं उन्हें निभाया भी जाए, जो एजेंडा जो आप घोषणा पत्र ला रहे हैं हम उन्हीं के आधार पर आपको वोट देते हैं, उनको चुनते हैं हम आपको, परंतु आपका ये दायित्व बनता है कि आप घोषणा पत्र में जो जो वादे करें आप उन्हें पूरा करें। ठीक है, आपके लिए क्या मुद्दे हैं चुनाव में, किस आधार पर आप वोट करेंगे? जैसे अब सरकार ने जो भी बोला है उन्हें वो पूरा करना ही चाहिए। अगर वो ऐसे झूठे वादे करेंगे और फिर बाद में फिर कहते हैं कि नहीं, आप पहले वो बोलेंगे कि नहीं आप हमें इस बार वोट, तो फिर हम आपकी जो भी समस्या है उनका समाधान करेंगे, लेकिन जब फिर वो सरकार आ जाती है तो वो उसकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं देती, उनके वादे वो वादे ही रह जाते हैं। आपके जहन में क्या रहेगा वोट डालते वक्त?
बेरोजगारी, शिक्षा, सभी क्या? सभी जैसे अब बेरोजगारी है, फिर शिक्षा है, स्वास्थ्य का आ गया कि कहीं पे ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं हॉस्पिटल्स में, जैसे कुछ भी होती हैं, कहीं पे कुछ प्रॉब्लम्स, कहीं पे कुछ प्रॉब्लम्स होती है, इसकी वजह से ये सब कुछ जो भी हो। आपके लिए क्या मुद्दा रहेगा जब आप वोट डालेंगी? सर बेरोजगारी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि लोगों को क्या मतलब अच्छे से कुछ भी नहीं मिल पा रहा। पढ़ रहे हैं, युवकों में आक्रोश आ रहा है कि हम पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं, हमें नौकरी नहीं मिल रही है। बेरोजगारी। एमए पास, एमएससी, एमटेक, बीटेक लोगों को हमने चपरासी की नौकरी के लिए आवेदन करते देखा है दूसरे राज्यों में। क्या हिमाचल में भी वैसी नौबत आती है क्या आपको ये आशंका रहती है क्या कि इतनी हायर स्टडी के बाद भी अगर नौकरी ना मिली तो मुझे 4th ग्रेड 3rd ग्रेड जॉब के लिए अप्लाई करना पड़ सकता है? जी सर, बिल्कुल। यहाँ लोग सोचते हैं कि कहीं ना कहीं हमारी नौकरी लगे, चाहे वो किसी भी स्तर की हो। तो बेरोजगारी की तो समस्या है ही। ठीक है। महिला सुरक्षा कितना बड़ा मुद्दा है आप लोगों के लिए? मुद्दा है क्या हिमाचल प्रदेश में? आप लोग सड़कों पर निकलने में, शाम में, रात में क्या सेफ महसूस करती हैं? जैसे बात की जाए धर्मशाला में, तो यहाँ पे तो महिलाएं काफ़ी सुरक्षित है, क्योंकि एक स्मार्ट सिटी होने के नाते भी यहाँ पे आपको हर प्रकार की महिला को सुविधा मिल जाती है। लेकिन जैसे कि कुछ साल पहले देखा होगा, शिमला के कोटखाई में एक गुड़िया केस, मतलब बहुत बड़ा, पूरे भारत में उसका एक बहुत बुरा मुद्दा बना। क्योंकि गांव में देखा जाए, जो मतलब ऐसे शहर है जहाँ पे सुविधाएं प्राप्त नहीं है, वहाँ पे देखा जाए तो महिलाओं की स्थिति बहुत ही ख़राब है। मतलब महिलाओं पे अनेक प्रकार के अत्याचार होते हैं, जैसे घरेलू हिंसा भी ले लीजिए। क्योंकि महिलाएं, आज बोला जाता है कि आज की नारी आत्मनिर्भर है, लेकिन गांव में देखा जाए तो ये स्थिति नहीं है, क्योंकि नारी वहाँ पे वैसे ही पुरुषों के नीचे दबी हुई है। मतलब उनके कहने पे उनको काम करना पड़ता है। इसीलिए जो भी मतलब चुनाव में सरकार आए तो सबसे पहले सरकार का यही दायित्व है कि वो महिलाओं के लिए, महिलाओं के सुधार के लिए कार्य करे और उनको एक शिक्षा प्रोवाइड करे, जिससे उनको अपने अधिकारों के प्रति वो जागरूक हो और वो समझे कि हमारा क्या अधिकार है, हमें कहाँ पे बोलना चाहिए, कहाँ पे क्या करना चाहिए। ठीक है। आपको लगता है कि महिला सुरक्षा कोई मुद्दा है आप लोगों के लिए? आप क्या सेफ महसूस करती हैं सड़कों पर निकलने में, अकेले घूमने में? ऑफ कोर्स देखा जाए तो हिमाचल के लिए कहा जाता है कि महिलाओं के लिए सबसे सेफ जगह पहले माना जाता। जैसा इन्होंने कहा कि गुड़िया केस हुआ, उसके बाद से मतलब हम लोग भी डरते हैं बाहर जाने के लिए। पर जैसे मान लें मतलब जो बड़े स्मार्ट सिटीज़ हैं, हमारे गांव हैं, हम वहाँ सेफ़ फील करते हैं, पर बाहर जाने के लिए मैक्सिमम टाइम हम सेफ़ फील नहीं करते। तो जो भी सरकार आए, हम चाहते हैं कि वो हमारी सेफ्टी के लिए सबसे पहले काम करें। चुनाव में जब आप वोट डालेंगे आपके जहन में क्या रहेगा? सबसे अहम मुद्दा क्या रहेगा? सबसे अहम मुद्दा तो मेरा रोज़गार। क्योंकि बच्चे इतना पढ़ते हैं, रोज़गार नहीं है। जैसे आपने कहा कि बच्चे एमए कर रहे हैं, एमफिल कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, उसके बाद भी रोज़गार नहीं है। तो हम चाहते हैं कि जो भी सरकार आए वो रोज़गार पे सबसे ज़्यादा पहले काम करे। और भी जैसे कई मुद्दे सभी ने बताए, तो हम उसी सरकार को वोट देंगे जो हमारे मुद्दे सुन के उन पे सब अच्छे काम करे। ठीक है। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम रक्षा है। ये बताइए क्या मुद्दा रहेगा आपके लिए जब आप वोट डालने जाएंगी, ईवीएम मशीन का बटन दबाएंगी? आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा? मेरा यही मुद्दा रहेगा कि जो रोज़गार है वो मतलब यही है, बेरोज़गारी की। रोज़गार आपका सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा। महिला सुरक्षा को लेकर आपकी क्या राय है? महिला सुरक्षा मतलब यही है कि सुरक्षित महसूस करती हैं आप? जी ठीक। आपका क्या नाम है? शीतल। ये बताइए आप महिला सुरक्षा पर आपकी क्या राय है? आप बाहर निकलते वक्त सुरक्षित महसूस करती हैं? सर जैसे कि बात की जाए ना, तो हिमाचल में आधे से ज़्यादा लड़कियां घर से निकलने से बड़ी ज़्यादा कतराती हैं, क्योंकि जहाँ शिमला में जो कांड हुआ ना, उसके बाद से और भी उनमें डर बैठ गया है कि हम बाहर जाके कुछ भी नहीं कर सकती हैं। वो कॉलेज भी पढ़ना हो तो वो अपने आसपास के कॉलेज ही चूज़ करती हैं कि इससे आगे हम नहीं जा सकते, हमारे लिए असुरक्षा हो सकती है। आगे पढ़ने के लिए आगे वो पढ़ने के लिए मना करती हैं। फिर बाद में जब उनकी शादी हो जाती तब वो आती हैं कि हाँ हम शादी के बाद करेंगे उधर साथ में। तो बेरोज़गारी और महिला सुरक्षा, ये दो बड़े मुद्दे इस यूनिवर्सिटी की लड़कियों से बात करके समझ में आया।